और बड़ी खबर फ्रांस से है, जहां पर लगातार दूसरी बार इमानुएल मैक्रों राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। मैक्रों ने चुनाव में दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को मात दी है। मैक्रों की जीत के बाद फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में जहां समर्थक जश्न मना रहे हैं, वहीं विरोधियों ने हंगामा शुरू कर दिया है। नतीजों के बाद मैक्रों के विरोधी सड़कों पर उतर आए और हिंसक प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान पुलिस वालों पर भी हमला किया और पुलिस ने भी हालात को काबू करने के लिए टीयर्स गैस, आंसू गैस का इस्तेमाल किया और पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश के दौरान पुलिस की फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। पेरिस के साथ ही दूसरे शहरों में भी तनाव बढ़ा हुआ है। और जंग जब लंबी खिंच जाए तो सबसे ज्यादा तकलीफ आम लोगों को झेलनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है मारियोपोल में, जहां पर इस वक्त 3000 लोग जिंदगी की और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पुल पर इतने बम बरसे हैं कि लाशें ही लाशें निकल रही हैं। ये दावा सैटेलाइट की तस्वीरों के माध्यम से किया जा रहा है। रूस का बम जहां गिरता है वहां कुछ बचता नहीं। रूस की मिसाइल जिस इमारत पर गिरती है वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। रूस के फाइटर जेट जहां सीरियल बॉम्बिंग करते हैं वहां जिंदगी का नामो निशान मिट जाता है। लेकिन मारियोपोल में एक जगह ऐसी है जहां रूस की सेना 1 महीने से लगातार बमबारी कर रही है। लेकिन इसके बाद भी वहां पर मौजूद यूक्रेन के नागरिकों और यूक्रेन की अज़ोव बटालियन का बाल भी बांका नहीं हो रहा है। मारियोपोल की ये कौन सी जगह है जिसने अब तक सरेंडर नहीं किया है? ये जगह है मारियोपोल का अज़ोवत्सल स्टील प्लांट, जो स्टील यानी फौलाद की तरह मजबूत है और यही स्टील 3000 से ज्यादा यूक्रेन के लोगों की हिफाजत कर रहा है। स्टील प्लांट की ताकत है ये सुरंगें। दावा किया जा रहा है कि ये सुरंगें अज़ोवस्टल स्टील प्लांट के अंदर मौजूद हैं। इन सुरंगों की वजह से ही यह स्टील प्लांट अजेय बना हुआ है। अजेय यानी जिसे कोई जीत ना सके। और ये स्टील प्लांट इस वक्त भी रूसी सेना जीत नहीं सकी है, जबकि स्टील प्लांट के अंदर की तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। इन मासूम बच्चों और आम लोगों के चेहरे देखिए। 1 महीने से ज्यादा हो गए इन बच्चों ने सूरज नहीं देखा है। यहाँ बच्चे अपनी माओ से टॉफी और चॉकलेट की जिद नहीं कर रहे हैं। यहाँ बस एक ही जिद है, बच्चे स्टील प्लांट के बाहर निकलना चाहते हैं। ये लोग धूप देखना चाहते हैं, लेकिन बाहर रूस के लड़ाके हैं और आसमान से मौत बरस रही है। जिंदगी और मौत के बीच में ये अजेय और अभेद्य सुरंगें, जिनको रूस के बम अब तक नहीं हरा पाए हैं। और अमृतसर के पास अटारी बॉर्डर से ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई। पंजाब के अमृतसर में कस्टम विभाग ने 700 करोड़ रुपए की हेरोइन की खेप जब्त की। पाकिस्तानी चेक पोस्ट को पार करके इस ड्रग को अफगानिस्तान से ट्रक के जरिए लाया जा रहा था। ड्रग्स को ट्रक के जरिए मुलेठी की आड़ में छुपा कर लाने की साजिश थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन चेन्नई में एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान सीएम स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है। पुडुचेरी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती समारोह की शुरुआत की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। भारत की आत्मा को समझना है तो श्री अरविंद को पढ़ना पड़ेगा। और मारियोपोल में इस वक्त 3000 लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इन 3000 लोगों की जान आखिर कैसे बचेगी? क्या है ज़ेलेंस्की का ये टारगेट 3000? यूक्रेन के लोग किस तरह मुसीबत झेल रहे हैं,
ये आपने देख लिया। अब देखिए पुतिन क्या कर रहे हैं। पुतिन ईस्टर मना रहे हैं। पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन से कुछ दूरी पर मौजूद कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट द सेवियर का दौरा किया। प्रेसिडेंट पुतिन प्रार्थना सभा में शामिल हुए। संयोग देखिए, जिस भगवान की प्रार्थना पुतिन कर रहे हैं उसी भगवान को जेलेंस्की भी याद कर रहे हैं। जेलेंस्की ने ईस्टर पर पूजा का कोई वीडियो शेयर नहीं किया है, लेकिन यूक्रेन के एक चर्च का वीडियो शेयर करते हुए बयान जारी किया है कि हे भगवान, यूक्रेन को बचा ले। Ми ні на кого не нападали, тож дай нам захисту. Ми ніколи не знищували інші народи, тож не дай нікому знищити нас. Ми не захоплювали чужих земель, тож не дай захопити нашу. Збережи Україну. Велике свято сьогодні дає нам велику надію і непохитну віру в те, що світло переможе темряву. Добро переможе зло, життя переможе смерть, а отже, неодмінно. यूक्रेन की अजोव बटालियन के 2000 सैनिक इन सुरंग जैसे बंकरों के अंदर मौजूद हैं। एक 1000 से ज्यादा यूक्रेन के नागरिक भी इन सुरंगों के अंदर शरण लिए हुए हैं। अजोव बटालियन ने खुद एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें दिखाया गया है कि वो कैसे बच्चों के लिए खाने पीने का सामान जुटाने में लगे हुए हैं। आपको इस स्टील प्लांट के अंदर ले चलते हैं। Немного детям еды привезли. Сладості, трошки такого щось, потрошки пособирали. Привіт, як ваші діла? Кулачок. स्टील प्लांट के अंदर बच्चों का सामान बिखरा हुआ है। बच्चों के बस्ते देखे जा सकते हैं। Сладості, трошки такого щось, потрошки пособирали. Привіт, як ваші діла? Кулачок. 1,5 месяца. Сегодня какое? 21 апреля, вот с 5 марта. Мы со 2. На роботу пішли, і так тут і осталося. Я не работник комбината, мы просто прибежали после обстрела дома сюда, рассчитывали на зеленый коридор и вот застряли в бомбоубежище. इस पूरे स्टील प्लांट का ढांचा इस तरह से है कि जमीन के ऊपर फैक्ट्री है, लेकिन जमीन के नीचे अंडरग्राउंड सुरंगें हैं। इन सुरंगों से गुजरते हुए लोग अंदर जाते हैं, जहां पर कई बड़े कैमरे मौजूद हैं। इन सुरंगों का मुंह ऐसे फौलादी कमरों की तरफ जाकर खुलता है जहां सैकड़ों लोग एक साथ रह सकते हैं। और लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने लखीमपुर की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया। लखीमपुर पुलिस ने सरेंडर करने के बाद आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी और 7 दिनों के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था। लद्दाख के करगिल में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 दर्ज की गई। यूपी के कानपुर में अपराधियों के साथ पार्टी करते हुए क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। ये बड़ा आवश्यक है कि हम इस पूरे प्रकरण को अच्छी तरह से जामिन करें। और मारिउपोल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे लोग पुतिन के बम को तो मात दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों के सामने एक और बड़ी मुश्किल सामने आ रही है। 1930 के करीब इस स्टील फैक्ट्री का निर्माण किया गया था, जब यूक्रेन भी सोवियत संघ का हिस्सा था। जब 1980 के करीब शीत युद्ध चल रहा था, तब नागरिकों के बचाव के लिए 4 वर्ग मील में फैली इस फैक्ट्री के नीचे इस तरह के अंडरग्राउंड बंकर जैसे कमरे भी बनाए गए थे, जहां आज रूस से युद्ध के दौरान यूक्रेन के नागरिकों और छोटे बच्चों ने भी शरण ली हुई है।
और ये बच्चे क्या कह रहे हैं, ये भी जरा गौर से सुनिए। Играли в телефон, но хочется домой, хочется солнце увидеть. Мы с семьей пришли. Ну, как все, бабушка, дедушка остались дома. Из какого числа? Со 2 марта. Не считаете, сколько считаете? Уже пересчитались. Очень хотим домой. आपको जानकर हैरानी होगी कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अंदर अंडरग्राउंड मौजूद दीवारें ऐसी फौलादी हैं कि रूस ने शनिवार को भी यहां पर बमबारी की, लेकिन इस बमबारी से भी यहां शरण लिए लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। दरअसल यहां असली मुश्किल है रसद की, यानी यहां पर खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ी हुई है। З 25 лютого, це понад 1,5 місяці, ми знаходимося тут і ми потребуємо допомоги, оскільки ми не можемо знаходимося в епіцентрі подій і не можемо вийти з них. Нам потрібно, моїй дитині потрібно перебувати на мирних територіях, всім дітям, у нас тут багато дітей. Жодних наших запасів, які ми принесли з собою спочатку до бомбосховища, вже не вистачає. Ми перебуваємо на грані того, що скоро в нас не буде харчування. Ми не зможемо навіть прогодувати наших дітей, яким в першу чергу віддаємо те, що в нас є. Тому я дуже прошу про те, що нам необхідно. मारियुपोल के अंदर इस वक्त भी 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मौजूद हैं। ज़ेलेंस्की इन सभी को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री से बातचीत के दौरान ये कहा कि मारियुपोल में रूसी सेना की नाकेबंदी इतनी जबरदस्त है कि एक मक्खी भी बाहर नहीं निकल सकती। और दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को रिश्वत लेते सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर सज्जन सिंह यादव और कांस्टेबल अमित लुच्चा को 2 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई को मिली शिकायत के मुताबिक दोनों आरोपी पीड़ित पर रिश्वत देने की दबाव बना रहे थे और रिश्वत न देने पर उसे चार्जशीट में आरोपी बनाने की धमकी दे रहे थे। अमेठी के मोहनगंज थाने की इंस्पेक्टर की मौत के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पुलिस के लोगों को दबाव में काम करना पड़ रहा है। यूपी के बागपत में एक वेस्टेज प्लांट में अचानक भीषण आग लग गई और आग लगने से प्लांट में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और पुतिन के लिए आखिर मारियुपोल क्यों खास है? आखिर पुतिन क्यों मारियुपोल पर पुतिन की सेना जबरदस्त हमले कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। स्टील प्लांट के पास रूस के सैनिक और चेचनिया के लड़ाके मौजूद हैं। इन सभी रूसी सैनिकों का पहला मिशन ये है कि वो स्टील प्लांट का संपर्क बाहर से एकदम काट देना चाहते हैं, ताकि स्टील प्लांट के अंदर किसी भी तरह का खाना पीना और रसद ना पहुंच सके, जिसके बाद भूख से परेशान होकर यूक्रेन के नागरिक और सैनिक खुद ही रूसी सैनिकों के सामने सरेंडर कर दें। दावा किया जा रहा है कि पुतिन का भी ऑर्डर यही है। पुतिन नहीं चाहते कि स्टील प्लांट पर हमला हो, बल्कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो कि खुद यूक्रेन के लोग ही वहां पर सरेंडर कर दें। Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более о сохранении жизни. आपको इस नक्शे से समझाते हैं कि आखिर रूस के लिए मारियुपोल क्यों महत्वपूर्ण है। ये रूस है, ये यूक्रेन और ये है क्राइमिया। क्राइमिया 2014 से पहले यूक्रेन का ही हिस्सा था, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया। रूस को क्राइमिया से जोड़ने के लिए पुतिन एक कॉरिडोर चाहते हैं, जो डॉनबास में मारियुपोल से ही निकलेगा। और इसीलिए पुतिन ने मारियुपोल के लिए इतना जबरदस्त हमला बोला है।
जबकि मारियुपोल शहर को लेकर कई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं और ये दावा किया गया है कि इस शहर के अंदर 10,000 से ज्यादा लोगों को सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया है। मैक्सर टेक्नोलॉजी ने 2 तस्वीरें जारी की है। एक तस्वीर 29 मार्च की है जिसमें बहुत कम जगह में कब्रों को दिखाया गया है और इसके बाद 15 अप्रैल की भी तस्वीरें जारी की गई है जिनमें कब्रों की संख्या ज्यादा दिखाई गई है। इस तरह की तस्वीरें जारी कर रूस पर यह आरोप लगाने की कोशिश हो रही है कि पुतिन की आर्मी ने युद्ध में आम लोगों का नरसंहार किया है, लेकिन पुतिन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ऐसी खबरों को प्रोपेगेंडा करार दिया है। Поставляется гуманитарная помощь, продукты, вода и предметы первой необходимости. Властями Донецкой Народной Республики организуется расчистка улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники. Все остатки украинских нацистов Азова вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината «Азовсталь». Властями Донецкой Народной Республики организуется расчистка улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники. मारियुपोल में रविवार को भी रूसी सेना ने भारी बमबारी की है। सवाल ये है कि एक और रूस की ओर से ये दावा किया जाता है कि पूरे शहर पर कब्जा कर लिया गया है और दूसरी तरफ शहर पर गोले भी दागे जाते हैं। अगर कब्जा हो गया है तो ये बमबारी किस पर की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ मारियुपोल में अज़ोव बटालियन के कमांडर ये दावा कर रहे हैं कि शहर पर रूस का कब्जा अब भी नहीं हुआ है और जंग लगातार जारी है। Они перекидывают это через Харьковскую область и также какой-то процент перекидывают на сам Харьков. То есть вчера были бои, наши войска отбили, не дали пройти в сторону Харькова русским войскам. А в принципе... रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस भीषण जंग में सबसे बुरा हाल है अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में मौजूद इन आम लोगों का, जिनको नहीं पता कि वो सूरज कब देखेंगे। Мирное небо. Мы хотим дышать свежим воздухом. Вы просто не представляете, что для нас сейчас значит покушать, выпить сладкого чая. Для нас это уже... इन लोगों की जिंदगी का अंधेरा अब तभी दूर होगा जब यूक्रेन में युद्ध खत्म होगा। और जहांगीरपुरी में भाईचारा बनाए रखने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीते दिनों जिस इलाके में हिंसा हुई थी, वहां भाईचारा बनाए रखने के लिए दोनों समुदायों के लोगों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। जहांगीरपुरी के कुशल चौक से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा आजाद चौक पर खत्म हुई। यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं लोगों ने अपने घर की छतों से तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाए। बेंगलुरु में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को संबोधित किया। ये मानकर खेलिए कि आप देश के लिए खेल रहे हैं। चेन्नई में बीच रेलवे स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हादसा उस समय हुआ जब खाली ट्रेन को यार्ड से प्लेटफॉर्म पर ले जाया जा रहा था। और रूस यूक्रेन महायुद्ध में पलड़ा किसका भारी है? 2 महीने के संग्राम में ये सवाल अब भी उलझा हुआ है, लेकिन जो सामने है वो ये कि सिर्फ यूक्रेन ही तबाह और बर्बाद नहीं हो रहा है, रूस भी मुश्किल में फंसता जा रहा है। ऑर्थोडॉक्स चर्च में पुतिन मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन के साथ पहुंचे। ट्रंप का मंच युद्ध वाले चित्रों से पटा पड़ा है। मिसाइलों की अचूक मार, टैंक से निकले झुलसा देने वाले गोले, ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग।
जमीन पर चहु और तबाही का मंजर। आसमान पर बारूद वाला बिखरता धुआं। जंग में बर्बाद सिर्फ हमले वाली जमीन नहीं होती, उसका भी सिर्फ नुकसान ही होता है जो जंग को जायज मानकर गोले दागता है। नंबर 1 लियोनिड सुलेमान। नंबर 2 अलेक्जेंडर तुलियाकोव। नंबर 3 व्लादिस्लाव अवावेव। नंबर 4 सर्गेई प्रोत्सेनिया। नंबर 5 मिखाइल वॉटफोर्ड। ये उन 5 बिजनेस टाइकून और रूस की गैस कंपनियों से जुड़े लोगों के नाम हैं जिनकी रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हो गई। इन लोगों की मौत के कारण अलग अलग बताए गए, लेकिन इन सब का रिश्ता आखिरकार उस नेचुरल गैस से है जो पूरे यूरोप के घरों को रोशन करता है, कपकपा देने वाली ठंड में भोजन देता है। कहते हैं कि महायुद्ध यूक्रेन की नेटो से दोस्ती से ज्यादा नेचुरल गैस वाले हित के लिए लड़ा जा रहा है। 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत के बाद और उसके ठीक बाद इन 5 रूस के रसूखदार लोगों की मौत ने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पुतिन के युद्ध के फैसले का ये भी एक अंजाम है। और महाराष्ट्र में खुदाई करने वाली मशीन की मदद से एटीएम की चोरी कर ली गई। महाराष्ट्र के सांगली में खुदाई करने वाली मशीन की मदद से एटीएम की चोरी कर ली गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ बदमाश खुदाई करने वाली मशीन से एटीएम को उखाड़ते हुए दिखाई दिए। नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद बदमाश घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश पर 25,000 का इनाम था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के आखिरी दिन 86 किलोग्राम भार वर्ग में पहलवान दीपक पुनिया ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि 92 किलोग्राम भार वर्ग में पहलवान विकी को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। और रूस युद्ध मैदान में अपने कर्नल जनरल को भी खो रहा है और अपनी गैस इंडस्ट्री के दिग्गजों को भी। रूस में इस वक्त बिजनेस टाइकून की मौत की मिस्ट्री चर्चा में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शहंशाही साबित करने के लिए ज़ेलेंस्की की बर्बादी की स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, लेकिन अब ये लड़ाई रूस के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इसलिए नहीं कि रूस के सैनिकों के हताहतों की संख्या ने पुतिन को हताश किया है, ये इसलिए भी नहीं कि ज़ेलेंस्की की अब तक की युद्ध नीति ने रूसी सैनिकों को परेशान कर रखा है। वो इसलिए कि इस जंग में पुतिन अब तक बहुत कुछ खो चुके हैं। उन लोगों को खो रहे हैं जो रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिनके चलते ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश नेटो में होते हुए भी यूक्रेन के साथ जंग नहीं लड़ पा रहे। ये 5 लोगों की मौत को लेकर रूस में कई तरह की बातें चल रही हैं। 60 साल के लियोनिड सुलेमान गैज़प्रोम गैस कंपनी में बड़े पद पर थे। उनकी जब लाश मिली तो वो खून से लथपथ थे, लेकिन ये मौत मिस्ट्री बन गई, कातिल का पता नहीं चला। इसी तरह अलेक्जेंडर तुलियाकोव को उनकी प्रेमिका ने मृत पाया। जिस दिन यूक्रेन पर हमला हुआ उसके ठीक एक दिन बाद पता चला कि अलेक्जेंडर को मौत के पहले बुरी तरह पीटा गया था। व्लादिस्लाव अवावेव के साथ भी ऐसा ही हुआ। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गैज़प्रोम बैंक अपने पेंट हाउस में मृत मिले। यही नहीं, पत्नी एलेना और 13 साल की बच्ची मारिया भी मरी मिली। सर्गेई प्रोतोसेनिया तो स्पेन में फांसी के फंदे पर झूलते मिले। बिजनेस टाइकून मिखाइल वॉटफोर्ड का शव सरे के वर्जीनिया वाटर स्थित वेंटवर्थ एस्टेट के गैराज में एक माली को मिला। इन लोगों ने खुदकुशी की या इनका मर्डर कर दिया गया। अगर मर्डर हुआ तो किसने किया और क्यों किया? अगर खुदकुशी थी तो इसके पीछे की वजह क्या है? इन 5 में एक बात कॉमन है और वो है रूस का गैस वाला जखीरा। असल में पर्दे के सामने रूस और यूक्रेन की लड़ाई 2 महीने से चल रही है, लेकिन पर्दे के पीछे रूस और अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी शक्तियों के बीच भी जंग जारी है। यहाँ लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि आर्थिक हथकंडों की मदद से लड़ी जा रही है।
रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का भंडार है। दूसरे नंबर पर ईरान और तीसरे नंबर पर कतर हैं। रूस की सरकारी कंपनी गैसप्रोम से जो कमाई होती है वो रूस के सालाना बजट का 40% होती है। गैसप्रोम अपनी सीधी पाइपलाइन से यूरोप में गैस पहुंचाती है। यूरोप रूसी तेल और गैस कंपनी का सबसे बड़ा बाजार है और यही यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पर्दे की ओट से ही सही जेलेंस्की को लड़ाई के लिए हथियार भेज रहे हैं। यूरोप इस कदर रूस के गैस पर निर्भर है कि रूस अगर सप्लाई स्लो कर दे तो कई देशों की ठंड में जमने की नौबत आ जाएगी। लेकिन यूरोप तो बाद में जमेगा, पहले उस कंपनी से जुड़े लोगों की लगातार हो रही मौतों का सवाल है जो रूस के तेल और गैस का पूरा कारोबार चलाते हैं। 5 लोगों में से 2 तो उस गैसप्रोम के ही कर्ता धर्ता थे। यहाँ रूस की 6 बड़ी कंपनियों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। गैसप्रोम ये रूस की सबसे बड़ी नेचुरल एनर्जी वाली कंपनी है जिसका रेवेन्यू 117.4 बिलियन डॉलर है और जिसका नेट इनकम है 25.7 बिलियन डॉलर। दूसरे नंबर की कंपनी है रोजनेफ्ट। 111.1 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू वाली इस कंपनी का नेट इनकम है सालाना 12 बिलियन डॉलर। नंबर 3 कंपनी का नाम है लुकवायल। 106.4 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू और नेट इनकम 7.7 बिलियन डॉलर। रूस की चौथी सबसे बड़ी कंपनी का नाम है गैसप्रोम नेफ्ट। 40.6 बिलियन का रेवेन्यू और नेट इनकम 6.8 बिलियन डॉलर। सुरगुत नेफ्ट गैस का रेवेन्यू है 19.1 बिलियन डॉलर और नेट इनकम है 6.1 बिलियन डॉलर। नोवाटेक का रेवेन्यू है 15.7 बिलियन डॉलर और नेट इनकम है 5.9 बिलियन डॉलर। रूस की ये कंपनियां तेल और नेचुरल गैस के तौर पर मुल्क के खजाने को भरती हैं, लेकिन अब इन्हीं कंपनियों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं जिसके मूल रूप से 2 कारण गिनाए जा रहे हैं। पहला, पुतिन इन कंपनियों के कर्ता धर्ता बदलना चाहते हैं। दूसरा, ये आरोप लग रहे हैं कि पुतिन अपने इनर सर्किल में बदलाव चाहते हैं। हालांकि रूस के बिजनेस टाइकून की मौत से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं निकलता, लेकिन कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि रूस की बड़ी हस्तियों की संदिग्ध मौत एक सोची समझी साजिश के तहत हो रही है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी जानकारी पुतिन को नहीं हो। लिहाजा इन लोगों की मौत की मुकम्मल जांच होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल तो ये शायद ही संभव हो क्योंकि पुतिन का दिल और दिमाग यूक्रेन में जेलेंस्की पर टिका है।